गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है भारत का भूगोल से संबंधित जलवायु। जलवायु या क्लाइमेट को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम जलवायु से क्या अर्थ होता है इसको समझ लेते हैं। जलवायु जो है वो किसी भी देश की एक तरह से वायुमंडलीय दशाएं जिसमें कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति, वायु की दिशा, वायुमंडलीय दाब, इन सभी वायुमंडलीय जो दशाएं हैं इनका दीर्घकालिक जो औसत होता है या दीर्घकालिक जो दशाओं का औसत है उसको कहा जाता है जलवायु। जलवायु के अलावा एक शब्द होता है मौसम। मौसम जिसको कि सीजन कहा जाता है, ऋतु भी कह सकते हैं हम हिंदी में। तो सीजन और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? मौसम एक तरह से जिस तरह की हम वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं, उसी तरह से किसी स्थान से संबंधित जो भी एक तरह से एक निश्चित कालावधि के अंतर्गत वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं, जिनमें कि हम वही तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, वायुमंडलीय दाब, वायु की गति, वायु की दिशा, इन सब से संबंधित जो अल्पकालिक अवधि में जो इनका औसत है इन दशाओं का, उसको कहा जाता है मौसम। जैसे कि हम मान लीजिए ये कोई साप्ताहिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, जबकि जो जलवायु होता है वो बहुत लंबी अवधि का औसत होता है। जैसे कि 35 साल जो है उनका औसत निकाल के हम इन दशाओं का उसको कहा जाता है जलवायु के अंतर्गत। जैसे कि भारत की हम यदि देखें तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो इसको हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु रखने वाला देश है भारत। अब ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो भारत में देखने को मिलती है। जबकि भारत की जो हम यदि अवस्थिति देखें तो भारत की अवस्थिति जो कि कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से निकलती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो एक तरह से यदि हम भारत को देखें, उसका अवस्थिति को देखें, तो 8 डिग्री मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और कर्क रेखा उसके बीच से गुजरती है जो कि 8 राज्यों को पार करते हुए निकलती है। तो यदि हम देखें तो कर्क रेखा ने भारत को 2 समान भागों में बांट दिया है। यदि हम इसके जलवायु कटिबंध के हिसाब से देखते हैं तो कर्क रेखा का दक्षिणी जो भाग है वो तो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है भारत का, जबकि कर्क रेखा का जो उत्तर वाला भाग है वो टेम्परेट जोन के अंतर्गत या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत, या हम इसको सब ट्रॉपिकल रीजन भी कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में या उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ बच्चों हम एक चीज समझ लेते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अब इस जलवायु में हमें विविधता में एकता देखने को मिलती है। विविधता में एकता से क्या मतलब है कि भारत जो है वो एक, यदि हम देखें तो आकार और स्थलाकृति की दृष्टि से बहुत विभिन्नताएं रखने वाला देश है। और आकार में तो हमें पता ही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। और साथ ही यदि हम उसकी अवस्थिति देखें तो उसके दक्षिण में है हिंद महासागर, उत्तर में है हिमालय पर्वत, विशाल हिमालय पर्वतमाला। तो इन सभी ने भारत को है वो प्रभावित किया है। तो इन प्रभावकारी कारकों को समझने से पहले हम पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें विविधताओं में एकता जलवायु की दृष्टि से ही हम देखें तो कौन कौन सी विविधताओं में एकता देखने को मिलती है। तो यहाँ यदि हम विविधता की बात करें तो भारत जो देश है उसमें यदि हम देखते हैं तो यदि हम वर्षा के लिहाज से देखें तो जैसे कि मौसिन राम जो जगह है चेरापूंजी के पास मेघालय में, वहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है 1221 सेंटीमीटर। तो इधर हम देखते हैं तो जैसलमेर में जो वार्षिक वर्षा है उसका औसत केवल 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से दोनों तरह की एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो भारत में देखने को मिलती है। इसी तरह से यदि हम तापमान की बात करते हैं तो तापमान की दृष्टि से यदि हम दिसंबर में सर्दियों का तापमान देखें तो द्रास और कारगिल जैसे जो स्थान है जहाँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन्हीं महीनों में यदि हम देखें तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में जो है वो टेम्परेचर रात्रि के समय में 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता है। तो ऐसे बहुत सारी जो विविधताएं हैं वो भारत में देखने को मिलती है। तो इन विविधताओं के अलावा
यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर जो मानसूनी पवने हैं, मानसूनी पवनों के कारण यदि हम देखें तो जहाँ यदि जैसे मैंने आपको मौसिन राम का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से एक टूरा स्थान है मेघालय में गारो पहाड़ियों पे, वहां यदि हम एक दिन की बारिश देखें तो एक दिन की बारिश का जो रिकॉर्ड है वो जैसलमेर में जो 10 सालों में जो बारिश हुई है उसके बराबर है। तो इस तरह की बहुत ज्यादा जो विविधताएं हैं वो भारत में देखने को मिलती है। इसीलिए ब्लैनफोर्ड ने तो ये कहा कि वो भारत की जलवायु संबंधी विविधताओं से इतना अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने ये कहा कि वहाँ मैं हम जलवायु नहीं बल्कि जलवायुओं की बात करते हैं। तो एक तरह से एक तरह की क्लाइमेट नहीं है बल्कि कई तरह की विश्व में जो क्लाइमेट्स हैं उन सबका हम एक तरह से अनुभव कर सकते हैं भारत देश के अंतर्गत। अब इसमें यदि हम प्रभावकारी कारक, यदि जलवायु को प्रभावित कौन कौन से मुख्य एक तरह से कारक हैं, तो उनमें देखिए बेसिकली जो प्रभाव करने वाले जो कारक होते हैं उसमें सबसे पहले तो हम ले लेते हैं अक्षांश अवस्थिति तथा अक्षांशीय विस्तार। फिर इसके अलावा रिलीफ सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और एक तीसरे नंबर पे हम जल और स्थल का जो वितरण है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। अब इन कारकों को यदि हम एक्सप्लेन करें तो एक एक कारक हम लेते हैं। सबसे पहले तो अवस्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। अवस्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार यदि हम देखें तो भारत की अवस्थिति जो है अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। तो उस हिसाब से, और बीच में से निकलती है कर्क रेखा। तो इस तरह से उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में भारत की अवस्थिति है। और कर्क रेखा का जो उत्तर का जो भाग है उसमें हम यदि देखें तो उत्तर का जो हमारा बृहद मैदान है और साथ ही हिमालय पर्वतीय जो प्रदेश है, इन दोनों में ही यदि हम देखें तो यहाँ ग्रीष्म काल और शीतकाल दोनों का ही अनुभव है वो एक ही वर्ष में किया जाता है। जबकि हम दक्षिण का जो भारत है वहां पर जो एक तरह से देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंध में है, तो वहां वो तुलनात्मक रूप से गर्म है। फिर इसके बाद हम इसकी अवस्थिति के अलावा और यदि अवस्थिति में और यदि हम फैक्टर देखें तो हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है, और इसका जो नामकरण है वो भी भारत के आधार पर ही है। अब एक तरह से प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसको प्रायद्वीपीय भारत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 3 और ये एक तरह से जल से घिरा हुआ है। अब 3 और जल से घिरा हुआ से मतलब है कि दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में देखें तो बंगाल की खाड़ी की अवस्थिति है, और पश्चिम में देखें तो अरब सागर की अवस्थिति है। यही कारण है कि जो दक्षिण का जो भारत है, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में भी स्थित है, इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर चूंकि ये जल से, इसमें जो तटवर्ती भाग है वो जल से घिरे हुए होने के कारण, इसमें जलीय प्रभाव के कारण यहाँ का समकारी जो जल का जो प्रभाव होता है वो बहुत समकारी होता है। मॉडरेटिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरते हैं। और जबकि यदि हम जैसे कि हम दिल्ली से तुलना करें, दिल्ली की एक तरह से इंटीरियर आंतरिक अवस्थिति है, तो दिल्ली का यदि हम देखें कि वार्षिक जो तापांतर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। जबकि यदि हम देखते हैं कि इधर चेन्नई है या कोच्चि है, यहाँ पर वार्षिक तापांतर है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना भाग जल के निकट होगा वहां पर इस तरह से अतिशयताएं हैं तापमान की देखने को नहीं मिलती हैं। जबकि इंटीरियर लोकेशन पर जैसे चंडीगढ़ है या आगरा है या दिल्ली है, इनमें तापांतर, वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर है वो अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा हम यदि अवस्थिति में देखें तो भारत के उत्तर में जो है वो हिमालय, विशाल पर्वतमाला जो है, हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, और इन्होंने भी भारत को एक बहुत ही क्लाइमेट की दृष्टि से एक यूनिक स्थिति दे रखी है, क्योंकि हिमालय ने एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल एशिया से आने वाली, जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनके लिए अवरोध उत्पन्न कर रखा है, वो भारत तक प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण कि जो भारत का जो उत्तरी भाग है, कर्क रेखा के उत्तर का जो उत्तरी मैदान है, वहां का यदि हम तापमान देखें तो इन्हीं अक्षांशों में अवस्थित जो
अन्य जो स्थान है उनसे 3 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो अधिक रहता है। तो ये जो स्थान है, ये चूंकि हिमालय जो है, हिमालय ने एक तरह से पूर्व से पश्चिम एक तरह से चापाकार रूप में फैला हुआ है, साइबेरिया से आने वाली सर्द हवाओं को ये रोक लेता है, जिसके कारण कि एक तरह से भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से विभाजित करने का काम जो है वो किसने किया है, हिमालय पर्वतमाला ने किया है। और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि इन्हीं अक्षांशों में अवस्थित जो दूसरे जैसे कि ईरान है या इधर ईस्ट की तरफ के जो कंट्रीज हैं, इन सब जो कि इन्हीं अक्षांशों में पड़ते हैं, वहां का टेम्परेचर जो है वो भारत की तुलना में 3 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है शीतकाल के समय में। तो ये एक तो जो हिमालय है उसका प्रभाव हम देख सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव। इसके अलावा जो हमारे मानसूनी हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसको कि ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, जब ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवेश करता है तो उस समय हिमालय जो है वो एक तरह से अंत में इन हवाओं को रोककर वर्षा भी उत्पन्न होती है इसके कारण, क्योंकि ये समकोण पर पड़ता है। और इसी तरह से बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो प्रवेश करने के बाद पूर्व से पश्चिम जब टकराने के बाद पूर्व से पश्चिम जाती है, तो यहाँ देखते हैं कि पूर्व की तरफ जो बारिश है वो अधिक होती है, पश्चिम की तरफ है वो कम होती चली जाती है। लेकिन हिमालय ने एक तरह से इन हवाओं को रोककर वर्षा उत्पन्न करने में अपना महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका अदा की है। तो ये हम देखें तो मोटे तौर पर हिमालय का प्रभाव पड़ा है, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है भारत, तो एक तरह से प्रायद्वीपीय स्थिति का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो से एक तरह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत की जो अवस्थिति है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर वर्षा उत्पन्न होती है, उसके कारण इसकी 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दोनों ही शाखाओं से भरपूर बारिश जो है वो मानसूनी सीजन में, ग्रीष्मकाल में, वर्षा काल में होती है। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पे सागर से दूरी। सागर से दूरी, जैसा कि मैंने इस पॉइंट को आपको समझाया कि समुद्र के जितना पास होगा जो स्थान, उसका समकारी प्रभाव के कारण वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान के मध्य का अंतर है वो अधिक नहीं रहता है, जबकि जितना समुद्र से दूर होगा जो स्थान, वहां पर उतना ही अंतर है वो अधिक रहता है। जैसे कि दिल्ली में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापमान तक पहुंच जाता है, तो इधर हम देखें तो कोची जो है और तिरुवनंतपुरम है, इनमें 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है वो वार्षिक तापमान तक नहीं होता है। तो ये सागर से जो दूरी है ये भी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा हम देखें तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है उसकी अरब सागरीय शाखा, जो अरब सागर से आने वाली जो शाखा है, वो वेस्टर्न घाट से जब टकराती है तो ये हवाएं गर्म होती हैं और आर्द्रता इनमें भरपूर होती है। तो ऐसी स्थिति में जब ये प्रवेश करती है तो ये समकोण पर पड़ती है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट, और यहाँ पर पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलवे भाग हैं वहां पर भरपूर बारिश होती है। 250 से 400 सेंटीमीटर जो है वहां बारिश जो है वो होती है। तो और जबकि जो आंतरिक भाग है जो कि समुद्र से दूर स्थित है या अंदर वाले इनलैंड लोकेशन वाले जो है, इंटीरियर लोकेशन वाले जो भाग हैं, वहां पर इतनी वर्षा है वो प्राप्त नहीं होती, वहां वर्षा का जो औसत है वो कम होता है। इसका हम एग्जाम्पल एक तरह से ये ले सकते हैं कि समुद्र से जो हवाएं हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पवने हैं, जो कि एक तरह से अरब सागरीय शाखा या बंगाल की खाड़ी की शाखा है, सबसे पहले जहाँ टकराती है वहाँ सबसे पहले बारिश होती है, और इसके विपरीत भाग में जब पहुंचती हैं तो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण उन क्षेत्रों में है वर्षा की मात्रा है वो कम होती है। फिर इसके बाद हम जैसे उत्तरी पर्वतीय श्रेणियां जो है, इसका मैंने आपको प्रभाव बताया कि इसके कारण जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी जो पवने हैं उनको ये रोक लेती हैं। फिर इसके बाद भू आकृति से क्या तात्पर्य है, फिजियोग्राफी हम फिजिकल डिविजन्स भारत के पढ़ चुके हैं कि जिसमें कि भारत में कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स हैं, जिसमें कि उत्तर का हिमालय पर्वतमाला है, इसके अलावा उत्तर का विशाल मैदान है, इधर प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, फिर तटवर्ती मैदान है, द्वीप समूह है, ये सारे के सारा जो है ये हमने फिजिकल डिविजन्स में पढ़ा।
तो जैसे जैसे भारत के एक तरह से फिजियोग्राफी है, वो वहाँ की जलवायु दशाओं से, एक तरह से फिजिकल मैप और वहाँ की जलवायु दशाएं, इनमें एक बहुत गहरा संबंध देखने को मिलता है। अब जैसे हिमालय पर्वतमाला है, वहाँ के ये एक ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसलिए यहाँ पर जो एक तरह से टेम्परेचर देखें वो उत्तर के विशाल मैदान की तुलना में कम रहते हैं। इसी तरह से हम यदि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है उसकी यदि हम देखें तो भू आकृति का जो प्रभाव है वो वर्षा के वितरण पे बहुत स्पष्ट रूप से तो इसमें यदि हम भू आकृति को देखें तो भू आकृति में जैसे कि हिमालय वाला जो प्रदेश है, हिमालय वाला प्रदेश जो है वो ज्यादातर बहुत ऊंचे उठावा जो भाग है, सबसे एक तरह से देखा जाए तो उच्च भाग हैं, तो उच्च भागों में उतना ही जो वहाँ के जो एक तरह से तापमान है वो कम देखने को मिलते हैं। इधर जो हमारा विशाल जो मैदानी भाग है, गंगा और इंडस और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है, वह तुलनात्मक रूप से जो है वो टेम्परेचर हिमालय की तुलना में ज्यादा रहते हैं। और इधर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें उच्च भाग जो है, हिल स्टेशन है जैसे ऊटी वगैरह है, वहां पर तो टेम्परेचर कम रहते हैं, अन्यथा और जो स्थान है वहाँ टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक तो ये उष्णकटिबंध में स्थित है और साथ ही ये पठारी भाग है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय जो भारत जो है उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो भू आकृति है, फिजियोग्राफी है, उसने सबसे ज्यादा वहां वर्षा के वितरण को प्रभावित किया है। अब प्रायद्वीपीय भारत में एक तो वेस्टर्न घाट जो है और ईस्टर्न घाट जो है इसके मार्जिन पर स्थित है। पश्चिमी जो घाट है वो इसके पश्चिमी सिरे पर स्थित है, तो ईस्टर्न जो घाट्स हैं वो इसके पूर्वी सिरे पर स्थित है। अब यदि हम देखते हैं तो इधर जब मानसूनी हवाएं जो हैं वो भारत में प्रवेश करती हैं तो इसकी आकृति के कारण इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा जो है वो पश्चिमी घाट से, जब ये समकोण पर स्थित है पश्चिमी घाट, तो सबसे पहले जब पश्चिमी घाट से टकराती हैं ये अरब सागरीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा, तो ऐसे में यहाँ पर भरपूर वर्षा होती है और इसका जो औसत है वो 250 से 400 सेंटीमीटर तक है। अब इसका हम एग्जाम्पल, लेकिन यही हवाएं जब इसके वृष्टि छाया प्रदेश में लीवर्ड साइड में पहुंचती हैं तो उनमें क्या है, आर्द्रता खत्म हो जाती है और साथ ही लीवर्ड साइड में है वो उतनी वर्षा नहीं कर पाती हैं जितनी कि ये विंडवर्ड साइड में करती है। तो यही कारण है कि यदि हम देखें तो जहां मैंगलोर का जो औसत है जो कि इसके विंडवर्ड साइड में पड़ता है, तो मैंगलोर में तो औसत जो है वो 280 सेंटीमीटर है और उन्हीं अक्षांशों पर पड़ता है बेंगलोर जो कि आंतरिक अवस्थिति रखता है। ये कर्नाटक के दोनों शहर है, बेंगलोर कैपिटल भी है। तो कर्नाटक में मैंगलोर जो है वहां पर चूंकि वो तट पर स्थित है, एक पोर्ट है, तो वहां पर तो वर्षा का औसत जो है मैंगलोर का वो है 280 सेंटीमीटर, जबकि बेंगलोर जो कि आंतरिक स्थिति में और वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, आंतरिक भाग में स्थित है, वहां का औसत मात्र 50 सेंटीमीटर रह जाता है, जबकि दोनों का ही जो अवस्थिति है लगभग समान अक्षांश पर है। तो इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भू आकृति ने वर्षा के वितरण को प्रभावित किया है। इसके अलावा हम देखें तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो जब प्रवेश करती है भारत में, तो ऐसे में वो सबसे पहले जैसे मेघालय है, तो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतिया वो फनल शेप में है, कीपाकार आकृति में है, और उस समय बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो वहां पर एक तरह से गर्म और आर्द्र जो हवाएं हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वो वहां पर पहुंचकर भरपूर एक ट्रैप हो जाती हैं और वहां पर अत्यधिक वर्षा करती हैं। इसीलिए मौसिन राम और चेरापूंजी जो है वहां वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसमें मौसिन राम जो कि चेरापूंजी के पास है वहां पर तो 1221 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा है जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट है। ठीक है, ये वर्षा का कारण क्या है, गारो खासी और जयंतिया, इन पहाड़ियों ने एक तरह से कीप के आकार, एक तरह से फनल शेप में घिरा हुआ है, तो ये यहाँ पर पहुंचकर काफी ऊंचाई तक उड़ जाती हैं ये हवाएं और पूरा संघटन के बाद यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम देखें तो ये जो हवाएं हैं वो हिमालय के कारण जब भारत के पूर्व से पश्चिम की तरफ हिमालय से टकराने के बाद ये उत्तर की तरफ नहीं जा पाती हैं क्योंकि हिमालय इनके उत्तर में है,
इन हवाओं के नॉर्थ में पड़ता है। तो यहाँ से ही समकोण पर जब इससे टकरा भारत में जब ये हिमालय से टकराती हैं तो उस स्थिति में ये फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ है वो मुड़ जाती हैं। और एक तरह से जो गंगा की घाटी है उसमें यदि हम देखें तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं, जैसे कि कोलकाता में 119 सेंटीमीटर का औसत है। तो इस तरह से दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते इनका जो औसत है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि इनमें आर्द्रता है वो उसी अनुपात में कम होती चली जाती है। इधर हम देखें तो ये मानसूनी जो समय है, वर्षा काल जो है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो समय है, जिसमें कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि मई के अंत से ये शुरू हो जाता है और एक तरह से सितंबर में ये लौटता है। तो इस काल में एक तरह से कोरोमंडल जो तट है जो कि तमिलनाडु में है, और ये कोरोमंडल जो पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है उसका कोरोमंडल जो तट है वहां पर बारिश है वो नहीं हो पाती है। और बारिश कब होती है? लौटते हुए मानसून से होती है। जब यही शीतकालीन जो मानसून पवनें हैं जो कि स्थल से जल की तरफ चलती हैं, तो उस समय जब ये उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो लौटता है तो लौटते समय ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और उस समय बारिश कहाँ पर होती है? बारिश कोरोमंडल तट पर होती है नवंबर दिसंबर में। तो ये एक यूनिक बात है कि कोरोमंडल तट है वो वर्षा काल में शुष्क रहता है, जबकि लौटते हुए मानसून से सर्दियों में यहाँ पर बारिश होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भू आकृति ने वर्षा के वितरण को है वो बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसके अलावा कावेरी नदी का जो डेल्टा है वो ऐसा भाग है जिसमें कि ग्रीष्म काल में भी बारिश होती है, जो वर्षा काल होता है मानसूनी काल उसमें भी बारिश होती है और लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। तो बच्चों, आज का जो हमारा जलवायु संबंधी जो भी एक तरह से नॉलेज है उसको हम अभी यहीं रोक देते हैं। और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स जो हैं जैसे कि मानसूनी पवनें और ऊपरी वायु परिसंचरण जो है, जिसमें कि पश्चिमी जेट धारा, पूर्वी जेट जो धारा है वायुधारा, इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय एक तरह से चक्रवात है, एल नीनो है, ला नीनो है और दक्षिणी दोलन है, इसको हम अगले अपने लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।